हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम ह्यूमंस हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हमारे अंदर हमेशा कोई ना कोई नया एक जुनून रहता है, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, और यही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। इसीलिए शायद हम आज एलियंस के बारे में तो नहीं जानते, पर आज हम सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हमें खुद को कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा से एक अंदर जुनून रहता है, कुछ नया सीखने का जुनून रहता है। आज मैं आपको एक ही चीज़ ऐसी फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ह्यूमंस के ऊपर, हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर और विश्वास हो जाएगा और एक हिम्मत मिलेगा, एक भरोसा करने का। तो आज हम फिर ह्यूमंस ने उस काम को कर दिखाया और एक नया इतिहास रच दिया है इस स्पेस सेक्टर में, इस यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट में। आज हमने अपना सबसे एडवांस रोवर जो नासा ने बना के भेजा था अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन में, हमारे जो ना मार्स पे भेजा था परसीवरेंस के थ्रू, वो जो कि 30 जुलाई 2020 को यहाँ से स्पेस कार्निवरल सेंटर से लॉन्च हुआ था ना, अमेरिका से। वो हमारा 18 फरवरी 2021 को सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड हुआ और हमें फिर से हमारे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक गौरव से भर दिया। सबसे एडवांस रोवर माना जाता है। और साथ उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा है। वो हेलीकॉप्टर से वो ड्रोन के आकार का एक हेलीकॉप्टर है, जिससे कि हमें मार्स को पढ़ने में और सीखने में और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होगी। उसके अलावा आपने देखा होगा अर्लियर भी नासा ने कई खोजें की है मार्स के ऊपर। उसने देखा होगा पहले क्यूरियोसिटी पहला रोवर था, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर स्पिरिट, अब उन्होंने परसीवरेंस भेजा है। परसीवरेंस अब तक का सबसे एडवांस रोवर है हमारे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का। और हम डेफिनेटली एक बात जानते हैं कि जैसे इलॉन मस्क ने भी कहा इस बात को, और नासा ने भी कहा है कि 2027 या 30 तक हम मार्स पे जाएंगे। पहला तो मार्स पे जाने तक सबसे जो परसीवरेंस है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसमें जो कैमरा लगे हैं, जो सेंसर्स लगे हैं, जो बहुत एडवांस है। आपने देखा होगा जो पहला फ़ोटो आया, जो लॉन्च किया, जो जहाँ पे लैंड हुआ परसीवरेंस, जो उसने पहला फ़ोटो भेजा मार्स का, वो एकदम बढ़िया फ़ोटो आया है मार्स का। एकदम क्लियर पिक्चर आई है, जिससे कि वो, और उसने जो जहाँ पे उसका जो लैंडिंग साइट है वो जेज़ेरो क्रेटर है। वो जो क्रेटर है वो भी अपने आप में बहुत रहस्यमय क्रेटर है, और नासा ने वहाँ पे जानबूझ के उस लैंडिंग साइट को चुना। और होप है कि हमें आगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम लोग बहुत ही पूरे मार्स को एक्सप्लोर करेंगे, और डेफिनेटली वो हमारा फ्यूचर में हमारा नेक्स्ट होम हो सकता है। तो मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में चौथा ग्रह है, जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका मास धरती के आकार से काफ़ी कम होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले काफ़ी कम है। जहां हम पृथ्वी का ग्रेविटी 9.8 है, वहीं मार्स का ग्रेविटी केवल 3.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों, आपको परसीवरेंस रोवर को समझने के लिए पहले आपको मंगल ग्रह को समझना पड़ेगा। हमारे मंगल ग्रह पे एक दिन धरती के 25 घंटे के बराबर है और एक साल 687 दिन के बराबर है। हमारे मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 2.8% आर्गन पाया जाता है और केवल 1% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मार्स को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको मार्स की तरह ही एक एनवायरनमेंट पे लेके चलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे हमारे सबसे फोर्थ और सबसे नज़दीक ग्रह मार्स को। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी जगह पे क्यों आया हूँ जहाँ पे आपको देखेंगे, आपको चारों तरफ पहाड़ दिखेंगे, आपको ऐसी मिट्टियाँ दिखेंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे मार्स का फील करवाने आया हूँ कि असल में मार्स पे सरफेस होता कैसा है। अगर आप स्पेस के लवर हैं, अगर आपने अक्सर स्पेस के बारे में एक्सप्लोर किया होगा, तो आपको एक बात ज़रूर मालूम पड़ी होगी कि आप जैसे आप देखोगे अपॉर्चुनिटी रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर, अलग अलग फ़ोटोज़ आए हैं वहाँ से मार्स के ज़रिए, और हमें मालूम पड़ता है कि मार्स में लगभग हमें ऐसे ही पत्थर, हमें ऐसी सरफेस देखने को मिलते हैं जैसा हमने एग्जैक्ट अर्थ पे देखा है। बट जैसा आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आप ये मिट्टी देखिए, आपको ये मिट्टी, आपको ये ऐसा आपको लगभग ऐसी मिट्टी आपको मार्स में मिलेगी। खाली इसमें फ़र्क क्या रहता है कि वो एक आयन का फॉर्मेशन रहता है, जिसके अंदर क्या होता है कि उसमें एक फाइन पार्टिकल्स होते हैं। वहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू वो रेड कलर का होता है, और वहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है, एकदम डार्किश रेड कलर का होता है वहाँ पे।
तो आपको लगभग ऐसी आपको सरफेस देखने को मिलेंगे, आपको ऐसी ही वहाँ पे लैंड सरफेस देखने को मिलेगी, आपको ऐसे आपको पहाड़ी देखने को मिलेंगी जो पानी से बने हुए हैं। जिससे हमें इसका जो और भरोसा, हमें अटूट विश्वास हम जिसे कह सकते हैं, हमें आता है कि हम मार्स पे अपनी लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट मार्स पे अच्छा हमें एक चीज़ चैलेंज क्या होती है कि मार्स पे स्टॉर्म्स बहुत आते हैं। अगर आप वहाँ पे जो स्टॉर्म होंगे, जो वहाँ पे अक्सर रात के टाइम पे आते हैं स्टॉर्म्स, जो वहाँ पे जब वहाँ पे टेम्परेचर कम रहते हैं वहाँ पे, तो अक्सर वो जो स्टॉर्म की जो स्पीड रहती है वो 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, ऐसे स्पीड से वहाँ पे स्टॉर्म आते हैं। आपने सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी रोवर, जिसको नासा ने डेड घोषित कर दिया था, एक्सपायर घोषित कर दिया था, वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म के ज़रिए वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी रोवर था वो पूरा वहाँ पे डैमेज हो गया वहाँ पे। पर आज भी आप देखोगे जो हमारे क्यूरियोसिटी रोवर है, जो स्पिरिट है, वो अलग अलग दिशाओं में मार्स के अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो परसिवरेंस है वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करने गया है, वो भी एक ऐसी ही क्रेटर के ऊपर उतरा है। जैसे आप देख रहे हैं, आप सराउंडिंग देख रहे होगे, आपको सब माउंटेन देखने को मिल रहा है। तो ये माउंटेन अचानक में क्या है? ये एक क्रेटर है। अगर आप मार्स पे जाओगे, आपको मार्स में भरपूर आपको ऐसी क्रेटर देखने को मिलेंगे। आपको जैसे आपको जो रोवर दिखेगा, वो रोवर ऐसी ही यहाँ पे आपको चढ़ता हुआ मिलेगा आपको। और जो यहाँ पे जो सैंपल्स है, जैसे ये सरफेस से जो सैंपल्स हैं, ये जो मिट्टी के जो सैंपल्स हैं, वो रोवर अपने अंदर कलेक्ट करके इसी को वो नासा के थ्रू भेजता है, जिसे हम नासा एक्सप्लोर करते हैं और इसे हम अपने स्टडी के अनुसार इसे मैच करते हैं और हमें देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने सुना होगा हाल ही में कि क्यूरियोसिटी रोवर ने अक्सर हाँ मीथेन की खोज की है मार्स के ऊपर, जिससे हमारा जो विश्वास है वो और कड़ा होता है कि क्या मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आप मार्स के साउथ पोल में देखोगे, तो साउथ पोल में देखोगे या जो साइड जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे आप देखोगे क्या वहाँ पे आपको वहाँ पे बर्फ़ मिलेगा वहाँ पे। तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होता है कि क्या मार्स की ज़मीन के नीचे अभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या अभी भी वो मार्स के जो सरफेस के नीचे है वहाँ पे अभी भी वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म्स है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्या वहाँ पे अभी भी मार्शियंस हैं। पर हमारा जो ये परसेप्शन है वो एक जगह हल्का पड़ जाता है। जैसे आपको मैं पहले बताया कि वहाँ पे जो मून से मार्स के, उनका जो ग्रेविटी है बहुत हल्का है, वो जो मून से बहुत छोटे हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जो मार्स है, जो मास है वो संभाल नहीं पाता, और मार्स का जो मास है वो जो स्पिनिंग रोटेशन है वो बहुत फास्ट है। जिससे क्या होता है कि जो अपने एक्सिस पे बहुत फास्ट स्पिन करता है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है। अगर आप दिन में देखोगे तो दिन में जो टेम्परेचर है मार्स का वो सेम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है। मगर आप रात में जाओगे तो रात में वही टेम्परेचर -100 डिग्री, -150 डिग्री, -200 डिग्री जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे स्टॉर्म आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मार्स के स्पिनिंग के कारण वहाँ पे जो जैसा हमारा यहाँ पे मून है, उसका जो ग्रेविटी जो मून का जो ग्रेविटी है, जो उसका मास ज़्यादा है, जिससे वो अर्थ के जो ग्रेविटेशन है उसको वो कंट्रोल रखता है, उसको वो स्टेबल रखता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वैसे ही मार्स का जो मून है वो उसको स्टेबल नहीं रख पाता है, जिससे मार्स का जो स्पिनिंग उसका रोटेशन है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, जिससे वहाँ पे वेदर कंडीशन वहाँ पे स्टेबल नहीं है। वहाँ पे अक्सर बहुत ठंडी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती है। अगर बहुत ठंडी पड़ती है तो वहाँ पे बर्फ़ इकट्ठा हो जाते हैं, और बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे आपको ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है, जिससे इसलिए हम उसको वहाँ पे रेड प्लैनेट कहते हैं। तो अगर आप मार्स पे देखोगे तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे हम लोग अभी जैसे हम लोग रोवर भेजा है, तो ऐसे हम लोग मिट्टी के थ्रू वहाँ पे हम लोग खोज कर सकते हैं। और वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे वहाँ पे दिन ब दिन ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। हम लोग ने अपने काफ़ी खोज से हम लोग ये किया है। 3.5 अरब साल पहले ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और मार्स ने अपनी लिविंग फॉर्म्स खुद खोया है। अब वो परसेप्शन अलग अलग थियोरीज़ हैं अपने अपने अलग अलग साइंटिस्ट के। कोई लोग बोलते हैं कि जो मार्शियंस हैं उन्होंने आपस में न्यूक्लियर वॉर किया, जिससे वहाँ पे लाइफ पूरी ख़त्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्स पे बहुत मेटियोर्स आए, एस्ट्रॉयड आके गिरा, जिससे वहाँ पे पूरा लाइफ ख़त्म हो गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं एक थियोरी में कि हमारा जो अर्थ पे जो लाइफ आई है वो हमेशा से नहीं थी। हमारा जो अर्थ का लाइफ, हमारे ह्यूमंस को आके हार्डली 1 लाख साल हुए हैं, अराउंड 1 या 2 लाख साल हुआ है आके। और हमारी जो अर्थ की जो एज है वो 4.5 अरब साल है। हमारी जो मून की एज है वो भी 3.5 अरब। हमारा मून किससे बना? हमारा मून इज़ नथिंग बट हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है उसी से हमारा मून बना। जो हमारे अर्थ की जो आखिरी चीज़ हमारे टकराई थी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट टकराने की वजह से हमारा मून का फॉर्मेशन हुआ। तो उसी तरह ऐसे काफ़ी एक्सप्लोर चीज़ें हैं जो हमें आगे समझने की ज़रूरत है कि आगे ये आपस में सब इंटरलिंक है। और मार्स का जो लाइफ फॉर्म है वो कहीं ना कहीं से हमारे अर्थ के लाइफ फॉर्म से भी इंटरलिंक हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमारा मार्स एक विशाल रेड प्लैनेट है और अपने आप में काफ़ी खूबसूरत प्लैनेट है। हमें, आप अगर मुझसे ये पूछोगे तो हमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें उल्टा मैं उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि शायद ऐसा हो सकता है कि मार्स की वजह से ही हमारा लाइफ आज एग्जिस्ट कर रहा हो।
अगर आप एक थियोरीज देखोगे जो काफ़ी फेमस है, उसके अकॉर्डिंग वो कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो मार्स पे 3.5 अरब साल पहले या करोड़ों साल पहले ऐसा बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे वहाँ पे जो मार्स के जो स्टोन है उसके ज़रिए अर्थ पे आए, जिससे अर्थ में धीरे धीरे लाइफ होना शुरू हुआ। तो ऐसे काफ़ी थ्योरीज है। अगर आप देखोगे आज भी हमें अर्थ पे मार्स के जो पत्थर हैं वो हमें आते हुए पाए जाते हैं, और हमें आज देखोगे आप कहीं भी अगर आप देखोगे, अक्सर आप देखोगे आप फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपको वहाँ पे जो मार्स जो पत्थर है आपको कैच करते हुए वहाँ पे आपको पाए जाते हैं। काफ़ी जो पत्थर है वो हमें मिले हैं, और जिससे हमें एक्सपर्ट को ये मालूम पड़ा है कि वो एग्जैक्ट सिमिलर है हमारे अर्थ के पत्थर के ज़रिए। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है कि क्या सच में मार्स से ही हमारे अर्थ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट हुई है, क्या मार्स ने इतना मेजर रोल प्ले किया है। अगर आपने सुना होगा, एक रशियन में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था बोरिस्का। वो बोरिस्का अपने आप में बहुत अनोखा बच्चा था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी जो हरकतें थे वो नॉर्मल ह्यूमंस के ज़रिए काफ़ी अलग थे। अगर आप देखोगे आज बोरिस का कहाँ है किसी को नहीं मालूम, कहाँ गायब हो गया वो अपने माँ बाप के साथ किसी को नहीं मालूम। कोई कुछ लोग मानते हैं कि शायद वो रशिया में किसी गांव में रह रहा है या किसी विलेजेस में रह रहा है, पर आज भी हमें उसके बारे में नहीं मालूम। वो जो बोरिस का था उसका ये मानना था कि वो मार्स से आया है, और उसने हमें काफ़ी चीज़ें बताई है मार्स के बारे में कि मार्स पे लाइफ कैसे हुई, और वो खुद को एक मार्शियन मानता है। वो कहता है कि बहुत करोड़ों साल पहले वहाँ पे मार्स पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, आपस में न्यूक्लियर वॉर हुए थे, जिसे हम यहाँ पे आज भी हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप किए अर्थ पे। वैसे सेम अर्लियर मार्शियंस ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किए थे, आपस में लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, जिससे सारे लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे चले गए थे। और उसका मानना है कि आज भी जो मार्शियंस हैं वो मार्स के सरफेस के नीचे आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखोगे, और उसने टाइम ट्रैवल के बारे में ज़िक्र किया था कि वहाँ पे टाइम ट्रैवल उन्होंने खोज निकाला है, जिससे कि वो पास्ट में भी जा सकते हैं और प्रेजेंट में जा सकते हैं। और उसने काफ़ी भविष्यवाणी भी की थी, जो कुछ हद तक सच भी हुई हो चुकी है। तो क्या हमें उस पे भरोसा करना चाहिए कि क्या मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट होती है? और जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी मार्स के जो पत्थर हैं वो अर्थ पे आते रहते हैं, और भी काफ़ी हम लोग जैसे मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ती हुई मिल रही है। और अगर आप देखोगे, क्योंकि मार्स पे अगर आप देखोगे तो मार्स पे क्या है, मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड है, 94% वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें थोड़ा सा अलग बनाता है मार्स को हमारे अर्थ के ज़रिए। हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है जो हमें लाइफ को सूटेबल बनाता है एग्जिस्ट करने के लिए? वहाँ पे हमारे अर्थ पे नाइट्रोजन है, हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वहाँ पे एर्गॉन भी ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा उसको ये बनाता है। बट अगर जैसे आपने सुना होगा इलॉन मस्क के बारे में, तो इलॉन मस्क क्या चाहते हैं, अभी आपने सुना होगा जब इलॉन मस्क को हाल ही में एक इंटरव्यू किया गया और उनको बोला गया कि आप मार्स को कैसे हैबिटेबल बनाओगे आप, तो उन्होंने क्या जिक्र किया, उन्होंने वहाँ कहा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भले वहाँ पे ज़्यादा है, पर जो वहाँ पे डार्क साइड है वहाँ पे बर्फ़ भी है। तो अगर हम लोग बर्फ़ में और एक्सप्लोर करते हैं, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, जिससे पानी बनता है H2O, अगर उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से मिला दें, तो कहीं ना कहीं मीथेन जनरेट होगा, और उससे कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो ऐसे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और या डेफिनेटली हम लोग शायद, जैसा स्टीफन हॉकिंग ने भी हमें ये बात कही थी कि अगर हमें अगले 100 सालों में अगर हमें अपने लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट रखना है, तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई और होमलैंड चुनना पड़ेगा। और जिस तरह से हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिस तरह हम हमारी जो जुनून है स्पेस के प्रति वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में हम लोग डेफिनेटली एक और प्लैनेट को हम लोग हैबिटेबल बना सकते हैं। तो परसिवरेंस रोवर को एडवांस कैमरा, एडवांस सेंसर और मटेरियल कलेक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो क्यूरियोसिटी रोवर है, अपॉर्चुनिटी रोवर है और स्पिरिट रोवर है, जिसको नासा पहले ही भेज चुका है। दोस्तों, आप जो ये परसिवरेंस रोवर में मीडा देख रहे हो, ये हमें मार्स के वेदर चेंजेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। और जो ये पिक्सल है, ये एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो मार्स के सैंपल को कलेक्ट करके हमें उसके एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। और जो ये मॉक्सी है, ये बहुत ही खास है क्योंकि यह मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा ताकि वो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे बढ़ सके।
दोस्तों, शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगा, पर जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की डॉक्टर स्वाति मोहन, जो कि नासा में साइंटिस्ट हैं, इस परसिवरेंस रोवर के प्रोजेक्ट में एटीट्यूड एंड लैंडिंग सिस्टम के सुपर हेडेड डेवलपमेंट में शामिल थी और साथ ही इस मिशन को लीड भी कर रही थी। जब यह रोवर लैंड हुआ, तब डॉक्टर स्वाति मोहन ही सबसे पहले नासा में यह बात ऐलान किया माइक पर कि यह रोवर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। दोस्तों, चलिए मैं आपको डॉक्टर स्वाति मोहन के बारे में थोड़ी और जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। डॉक्टर स्वाति मोहन यह एक नासा साइंटिस्ट है जो कि इंडिया से अमेरिका 1 साल की उम्र में शिफ्ट हो गई थी। इन्होंने 9 साल की उम्र में स्टार ट्रेक नाम की मूवी देखा था, जिससे कि ये यूनिवर्स के प्रति बहुत ही अट्रैक्ट हो गई और इन्होंने यूनिवर्स और स्पेस में एक्सप्लोर करने का ठान लिया। डॉक्टर स्वाति मोहन ने बैचलर डिग्री लिया है और इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेकर और पीएचडी भी किया है एमआईटी यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, डॉक्टर स्वाति मोहन एक नासा मेंबर होने के नाते परसिवरेंस रोवर में तो वो शामिल ही थी, साथ ही नासा के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन में भी वो शामिल थी, जैसे कासिनी, जो कि एक सैटर्न की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था कासिनी, उसमें भी वो शामिल थी, और एक ग्रेल नामक मिशन में भी वो शामिल थी, जो कि मून के लिए था। जैसा आप मेरा सराउंडिंग देख रहे होगे पूरा, देखिए आप चारों तरफ आपको माउंटेन दिखेंगे, आपको पत्थर ही दिखेंगे, आपको जो आपको ये जो एनवायरनमेंट दिख रहा है, ऐसा सेम एनवायरनमेंट आपको मार्स पे दिखेगा। तो जब भी मैं मार्स को देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि क्या हम ह्यूमन आगे जाके मार्शियन बन सकते हैं। अगर आप मार्स पे देखोगे, मार्स का एक ऑर्बिटल पीरियड कितना है, 687 डेज का। ओके, 687 डेज में पूरा अर्थ की परिक्रमा करता है, यानी कि वहाँ पे जो न्यू ईयर है वो हर आपको 687 डेज के आपको एक न्यू ईयर आपको मनाने को मिलेगा, मतलब अर्थ से दुगना। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको 2 साल में आपका एक बार आपका बर्थडे आएगा। तो अगर आप हम देखें और मार्स पे जो हमारा एक दिन है वो 25 घंटे का होगा, तो लगभग ऑलमोस्ट लाइफ के फॉर्म से सेम है। अगर आप देखोगे जो एनवायरनमेंट है वो अर्थ से सेम है। और जो अभी हैबिटेबल जोन की बात हुई, जैसे आपको पहले भी मैंने कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और मुझे एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, एक खुशी सा होता है कि यार क्या हम लोग शायद एक नया फ्लैट हम लोग खोल सकते हैं जहाँ पे हम रह सकते हैं। अगर आपको हमारे जो ये मेहनत है वो हमें पसंद आई, अगर आप हमें अगर हमको आपको अप्रिशिएट करना है, अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, इसे प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ अपने दूसरे साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, और भी जो बेल आइकन है उसको हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पर। तो आप हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिए। हम ऐसी ही आपको यूनिवर्स की फील्ड करवाते रहेंगे, आपको एक्सप्लोर करवाते रहेंगे और स्पेस से जुड़ी हुई सबसे पहली न्यूज़ आपको हमारे चैनल में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।